मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच बसा हुआ एक 40 घरों का गांव जिसका नाम था काल गांव। एक ऐसा गांव जहां किसी समय में 150 से ज्यादा घर हुआ करते थे, लेकिन यहां के लोग इसी गांव को धीरे धीरे करके छोड़कर चले गए और 150 घरों से अब सीधा यहां सिर्फ और सिर्फ 40 घर ही बचे हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, जंगल से आती हुई डरावनी चीखें और तेज तेज सांसें लेने की आवाजें। ये जब भी होता है तब कोई ना कोई गांव का व्यक्ति मरता ही है। गंगाराम एक मास्टर थे जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को और उनका यहाँ पर काफ़ी समय पहले तबादला हुआ था। उन्होंने जब इस गांव के बारे में सुना तब उन्हें लगा कि शायद गांव वाले किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हुए हैं और किसी जंगली जानवर ने 1-2 हत्याएं कर दी हैं, तो पूरा गांव ही डर कर अपने घरों में दुपक कर बैठ गया है, जिसके कारण वहां जितने भी बच्चे थे वो स्कूल नहीं जाते थे। और ये बात गंगाराम मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसलिए गंगाराम उस गांव में आए और उनके माँ बाप यानी कि बच्चों के माँ बाप से बात करने की कोशिश करी गई। जब गंगाराम मास्टर ने उन बच्चों के माँ बाप से बात करने की कोशिश करी तब गंगाराम को सारी कहानी जो थी वो पता चली। गंगाराम को यकीन नहीं हुआ। गंगाराम ने वहाँ के बड़े बुजुर्गों से पूछा कि आखिर ये सब क्या है, जो ये लोग कह रहे हैं क्या वो सच है। तब एक बुजुर्ग ने बीड़ी पीते हुए कहा, हाँ, ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब सच है। ये जंगल जो तुम देख रहे हो, इस जंगल के बीचों बीच बसा हुआ ये हमारा छोटा सा गांव सुबह के वक्त तो बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन रात के वक्त यहाँ कितनी दहशत होती है यह हम ही लोग जानते हैं। इस जंगल में एक 8 से 9 फुट का राक्षस रहता है। वो राक्षस ना ही जानवर है ना ही इंसान, वो बीच का है, एक भेड़िया मानव। एक ऐसा भेड़िया मानव जो जब भी उस जंगल से बाहर आता है तो किसी ना किसी को अपने साथ खाना बनाकर लेकर ही जाता है। जब ये सारी बातें उस गंगाराम हेडमास्टर ने सुनी तब उसने कहा, क्या आपको अभी भी इन सब चीजों पर यकीन है? मुझे तो लगता है यहां पर कोई भेड़िया वगैरह है जिसने 1-2 हत्याएं करी हैं और उसी के डर से आप लोग इतना दहशत खाए हुए हैं। आप चिंता मत करिए, मैं जंगल विभाग से बात करके इस समस्या का हल निकलवा दूंगा। उसके बाद गांव के जो लोग थे उन्हें मास्टर पर हंसी आने लगी और उन्होंने मास्टर को यही कहा कि तुम इस जंगल से दूर रहना, ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश मत करना। उसके बाद गंगाराम मास्टर वहाँ से निकल गए। गंगाराम मास्टर उसी जंगल से होते हुए निकल रहे थे। अब गंगाराम मास्टर को तो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो बेधड़क साइकिल सवार बनकर उस जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर उन्होंने बहुत तेज किसी के भागने की आवाज़ सुनी। वो जो कोई भी था वो 4 टांगों पर भाग रहा था। जब गंगाराम ने सिर्फ आवाज़ ही सुनी थी तो गंगाराम को लगा कि शायद कोई कुत्ता है जो इतनी तेज भागते हुए कहीं गया होगा और उसी के कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी है। उसके बाद उन्होंने साइकिल चलाना फिर से शुरू कर दिया और तभी अचानक से उनकी जो साइकिल का जो पहिया था, पिछला पहिया, वो रुक गया। और जैसे ही साइकिल का पहिया रुका तो बैलेंस बिगड़ने के कारण वो जो मास्टर थे, गंगाराम मास्टर, वो साइकिल से सीधा नीचे गिर गए और उनके पैर में चोट लग गई। उन्होंने देखा कि आखिर मेरे पिछला जो साइकिल का टायर है वो रुक कैसे गया, और उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक 8 फुट का राक्षस खड़ा है और उसकी आंखें खून सी लाल हैं। उसके जबड़े राक्षस जैसे नुकीले हैं और वो 2 पैरों पर खड़ा है। उसके नाखून इतने ज़्यादा भयानक है जिन्हें देखकर कोई शेर भी डर जाए।
और इतना भयानक नज़ारा देखने के बाद गंगाराम मास्टर ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसके बाद गंगाराम मास्टर कहाँ गए इस बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। गंगाराम के खून से सने हुए कपड़े अगले दिन जंगल के बाहर गांव वाले रास्ते पर पड़े मिले और उसके बाद गंगाराम मास्टर के बारे में किसी ने कुछ जानने की कोशिश नहीं करी और गंगाराम मास्टर एक और शिकार बन गए उस भेड़िया मानव के। जब गांव वालों को गंगाराम मास्टर की हत्या के बारे में पता चला तो उनके अंदर जो दहशत थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और गांव वाले बहुत ही ज़्यादा सहम के रहने लगे। पहले भी वो डर कर रहा करते थे और रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब उन्होंने शाम को भी घर से निकलना बंद कर दिया था। शांति भी इसी खौफ में जी रही थी। शांति के पति शहर में कमाते थे और वहां से पैसे भेजा करते थे, जिससे शांति और उसका 5 साल का बेटा अपना जीवन जीते थे। शांति बहुत ही ज़्यादा डर कर रहती थी क्योंकि उसके पति उसके साथ नहीं रहते थे और रात की इतनी दहशत उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावनी रहती थी। एक रात वो अपने बेटे के साथ सो रही थी और तभी अचानक से उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए वो मटके के पास गई और उसने एक गिलास में पानी लिया। पानी पीते पीते उसका जो ध्यान था वो दरवाजे की तरफ गया और उसने देखा कि दरवाज़ा जो था वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। और जब शांति ने दरवाजे को थोड़ा थोड़ा हिलते हुए देखा तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लगता है हवा तेज चल रही है और इसी कारण दरवाज़ा जो है वो हिल रहा है। शांति ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपना पानी पीकर चारपाई पर अपने बेटे के बगल में फिर से लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी जो नींद थी वो टूट चुकी थी। इसलिए वो उठकर बैठ गई और लालटेन की रोशनी में कुछ काम करने का सोचने लगी। वो काम करने का सोच ही रही थी तभी उसकी नज़र फिर से दरवाजे पर गई और दरवाज़ा जो था वो अब पहले से तेज हिल रहा था और शांति जो थी वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गई क्योंकि पहले तो चलो हवा से दरवाज़ा थोड़ा बहुत हिल रहा था, लेकिन अब दरवाज़ा पहले से ज़्यादा तेज़ी से हिल रहा था। शांति ने तुरंत पास में एक तलवार रखी हुई थी जो उसने अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए रखी हुई थी, उसे निकाल लिया और दरवाजे के पास जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास गई तो उसे दूसरी साइड यानी कि बाहर की ओर से एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज़ सुनाई दी। वहाँ से किसी के गहरी गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और गुर्राने की भी आवाज़ साफ साफ शांति को सुनाई दे रही थी। जैसे ही शांति ने महसूस किया कि बाहर वही पागल आदमखोर भेड़िया मानव है, शांति की पूरी रूह कांप चुकी थी और वो दरवाजे से दूर हटने लगी। उसके बाद धीरे धीरे वो दरवाज़ा और तेज़ी से हिलने लगा। अब शांति को तो अपनी जान की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसका जो 5 साल का बेटा सो रहा था चैन से, उसकी जान के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। अब शांति को तो पता चल गया था कि बाहर साक्षात मौत खड़ी है भेड़िया मानव के रूप में, इसलिए उसने तुरंत चूल्हे के पास जाकर कुछ लकड़ियां जो थी वो जलाईं और एक बहुत ही मोटी लकड़ी जो थी वो जलाने की कोशिश करने लगी। वो बस आग जलाने की कोशिश कर रही थी और वो जो दरवाज़ा था वो धीरे धीरे हिलता जा रहा था और उसका जो हिलना था वो धीरे धीरे बहुत तेज़ हो गया और साफ पता चल रहा था कि दरवाज़ा किसी भी समय टूट सकता है। और दरवाज़ा हिलने की आवाज़ से शांति का जो 5 साल का बेटा था वो उठकर रोने लगा और शांति ने तुरंत एक हाथ से अपने छोटे से बच्चे का मुंह जो था वो बंद कर दिया। शांति ने आग जलाना जारी रखा और तभी वो जो दरवाज़ा था वो धड़ाम से ऐसे टूटा जैसे किसी ने डायनामाइट का ब्लास्ट किया हो
और वो दरवाज़ा जो था वो सीधा उड़कर शांति के घर की दीवार पर जा लगा और अंदर जो था वो पागल भेड़िया मानव अंदर घुस गया। उसकी नज़र शांति के 5 साल के बेटे पर गई और उसने गुर्राते हुए शांति के बेटे पर हमला कर दिया। लेकिन उससे पहले ही शांति ने जो लकड़ियां जलाकर रखी थी उस लकड़ियों को उस भेड़िया मानव के ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण वो भेड़िया मानव जल गया और जलने के कारण वो वहां से भाग गया। और ऐसे ही उसने अपनी और अपने बेटे की जान बचाई। अब शांति के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी रात उस गांव में बिता सके, लेकिन उसने जैसे तैसे करके वो रात बिताई। और उस समय कोई भी गांव वाला घर से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं था। शांति ने पूरी रात रोते हुए अपने घर की चौखट पर एक जलती हुई मशाल लेकर अपने बेटे की रक्षा करी और सुबह जाकर उसे चैन आया। सुबह होते ही शांति अपने एक रिश्तेदार के घर गई जो बहुत दूर रहा करते थे। वहां से उन्होंने अपने पति को फोन करवाया और ये सारी बात की जानकारी दी। जब शांति के पति को ये सारी बात पता चली तब उसने तुरंत अपने गांव का रुख किया और अगले ही दिन आकर वो अपने घरवाली और अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया और इसी के साथ वहां का एक और घर सूना पड़ गया। ऐसी रूह कपा देने वाली घटनाओं के बाद में भी कुछ मजबूर और असहाय लोग वहां रहने पर मजबूर थे, क्योंकि कहीं और जाने का उनका जो था वो बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। कोई अपनी ज़मीन छोड़कर नहीं जाना चाहता था और किसी के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपना सब कुछ छोड़कर कहीं और जाकर अपना गुजर बसर कर सके। और इसलिए फिर भी उस गांव में इतनी दहशत होने के बाद में भी कुछ घर जो थे वो जैसे तैसे रह रहे थे। ये बात वहां मौजूद एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी को पता चली और जब ये बात उसे पता चली तब उसने गांव का रुख किया। गांव का रुख करने के बाद उसने भी वैसे ही बात करी जैसे पिछली बार गंगाराम मास्टर ने बात करी थी। उस अधिकारी का नाम था विक्रम, एक बहुत ही बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर। लेकिन उस फॉरेस्ट ऑफिसर के अंदर एक कमी थी। उसके अंदर घमंड बहुत ही ज्यादा था। उसे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि वो सबसे बेस्ट है और वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और इसी सोच को लेकर विक्रम उस गांव में पहुंचा था और उसने सोचा था कि अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, गांव वालों का भला कर देगा, तब उसे और अच्छी प्रमोशन मिल जाएगी और वो और ज्यादा बड़ा अधिकारी बन जाएगा। इसी सपने को लेकर जब वह उस काल गांव पहुंचा तब गांव वालों ने उसे बहुत ही समझाया, गंगाराम मास्टर की कहानी सुनाई और साथ ही साथ अभी जो कुछ ही दिनों पहले जो परिवार घर छोड़कर गया है उसके बारे में भी बताया। और जब उस विक्रम ने ये सारी बातें सुनी तब विक्रम ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। आपको शायद पता नहीं है, मैंने बहुत बड़े शेरों का सामना किया है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आपने कभी अपनी आंखों से शेर को नहीं देखा होगा। शेर बहुत ही भारी भरकम और खतरनाक जानवर होता है, आपको तो पता ही होगा ना। अगर यहाँ पर वो खड़ा हो जाए तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जो 5 सेकंड से ज़्यादा टिक सकेगा। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि मैंने शेरों का सामना कैसे किया होगा। आप मुझे कोई आम फॉरेस्ट ऑफिसर मत समझिए या फिर आप मुझे कोई आम इंसान भी मत समझिए। मैं एक बहुत ही बहादुर इंसान हूँ और आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप चिंता मत करिए, आज से इस गांव की सिक्योरिटी जो है वो मेरे हाथों में रहेगी। मैं अकेला ही इस गांव की रक्षा करने के लिए काफ़ी हूँ, आप चिंता मत करिए। और ये कहकर वो जो विक्रम था फॉरेस्ट ऑफिसर, उसने पूरे गांव को आश्वासन दिया। गांव वालों ने काफ़ी समझाया कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने साथ एक पूरी टीम रखिए और अपनी जो सुरक्षा है उसे भी ध्यान में रखिए। ऐसे ही आप यहाँ पर मत ड्यूटी करिए। लेकिन कहते हैं ना, जब अहंकार इंसान के दिमाग में चढ़ जाता है तब उसे कोई भी नसीहत समझ नहीं आती। विक्रम ने कहा,
आप मेरी चिंता मत करिए, मेरे पास एडवांस वेपन्स हैं, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुरंत धाराशाही कर दूंगा उस भेड़िया मानव को। उसके बाद वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो बहुत ही खुशी खुशी अपने जो एडवांस वेपन्स थे उन्हें लेकर आया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने शेरों का सामना किया था, बड़े बड़े हाथियों का सामना किया था, लेकिन कभी भेड़िया मानव का सामना नहीं किया था। और अब अगर वो भेड़िया मानव को मार देता तब वो कितना ज़्यादा फेमस होता, कितने ज़्यादा उसके इंटरव्यूज़ लिए जाते, कितना ज़्यादा वो न्यूज़ में आता। यही सारी चीज़ें सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसके बाद रात में उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो अपने एडवांस वेपन लेकर उस जंगल में इधर से उधर घूमने लगा और उस भेड़िया मानव की तलाश करने लगा। काफी देर तक वो उस जंगल में इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसे वहां पर किसी भी भेड़िया मानव का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब वो उस जंगल में घूम रहा था तभी अचानक से ही उसने उस भेड़िया मानव की आवाज सुनी, और वो जो आवाज थी वो जंगल से बाहर जाने की आवाज थी। और वो फॉरेस्ट ऑफिसर समझ गया कि वो जो भेड़िया मानव है वो जंगल से बाहर निकलकर उस गांव जाने वाले रास्ते पर है। और उसके बाद वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो अपने एडवांस गन्स को लेकर तुरंत उस रास्ते की ओर उसने दौड़ लगा दी। अब जंगल में तो उसकी जीप चल नहीं सकती थी, इसलिए वो पैदल ही ये सारे काम कर रहा था। भागते हुए उसने अपने स्टैमिना का प्रदर्शन किया और उस रास्ते पर पहुंचा जो गांव की ओर जाता था। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, और उससे नजर आया कि वो जो भेड़िया मानव था वो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा था कि वो अपनी एक छलांग से 100 मीटर का जो फासला था उसे तय कर ले रहा था, और वो बहुत तेजी से गांव की ओर जा रहा था। उसके बाद उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने अपने आप को काफी समझाया और अपनी हिम्मत जो थी उसे वापस जगाया। उसने गन निकालकर तुरंत जो था वो शूट कर दिया, और वो गोली जो थी वो सीधा उस भेड़िया मानव की पीठ पर जाकर लगी, और गोली लगते ही उस भेड़िया मानव के शरीर से खून जो था वो पिचकारी की तरह बाहर निकलने लगा। और विक्रम को ऐसा लगा कि बस अब तो काम हो गया, क्योंकि उसने एक बहुत ही मोटी गोली जो थी वो एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर गन से चलाई थी, जिसके कारण विक्रम को लग रहा था कि एक ही गोली में उस भेड़िया मानव का काम निपट जाएगा। उसके बाद उसने 2-3 गोलियां और मारी, और उस भेड़िया मानव की पीठ जो थी वो पूरी खून से सन गई, और उसकी पीठ में मोटे मोटे गड्ढे हो गए जिसके अंदर गोलियां जो थी वो फंसी हुई थी, और वो जो भेड़िया मानव था वो वहीं जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसका जो खून था वो वहां पूरे जमीन पर चारों तरफ फैल गया, और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई छोटी सी खून की नदी बन गई हो। और विक्रम जो था उसने मुस्कुराते हुए उस भेड़िया मानव की तरफ अपने कदम बढ़ाए, और वो बस अपने आप में ही एक स्टार बन चुका था। अब उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। अब वो एक स्टार बन जाता, उसके जगह जगह इंटरव्यूज होते, वो बहुत सारे पॉडकास्ट में जाता और अपनी कहानियां बताता, और यही सब सोचकर वो खुश होता हुआ वो उस भेड़िया मानव की तरफ जा रहा था। उसके बाद उसने सोचा क्यों ना एक सेल्फी खींची जाए उस भेड़िया मानव की लाश के ऊपर पैर रखकर। उसके बाद वो जो विक्रम था उसने उस भेड़िया मानव की जो लाश थी उस पर पैर रखने की कोशिश कर ही थी, तभी अचानक से उस भेड़िया मानव के एक हाथ में हलचल हुई, और उसने विक्रम का जो पैर था उसे पकड़ लिया, और उसकी जो आंखें थी वो अचानक से ही खुल गईं, और वो विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस भेड़िया मानव ने विक्रम का पैर पकड़कर उसे जमीन पर इतनी बार पटका कि विक्रम की वही मौत हो गई, और विक्रम का जो सर था वो फटकर अलग हो गया, और उसके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स थे वो सब वहाँ पर खिचड़ी की तरह फैल गए, और उस भेड़िया मानव ने उन सभी ऑर्गन्स को खाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उस भेड़िया मानव की पीठ पर जितने भी जख्म थे वो भर गए, और उसने आसमान में देखते हुए बहुत
डरावनी और भयानक आवाज लगाई, जो इस बात का संदेश था कि उसे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अब विक्रम भले ही चाहे जितना घमंडी रहा हो, वो एक बहुत ही हाई पोजीशन का फॉरेस्ट ऑफिसर था, और उसकी मौत की खबर सुनते ही पूरा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो ऊपर से नीचे तक हिल गया, और सभी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैरान हो गए कि आखिर विक्रम जैसा बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर जिसने शेर तक का सामना किया था, वो भला कैसे मारा जा सकता है। और जब ये सारी बातें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चली तो वो हैरान हो गए कि इतने सालों से उनके अंडर आने वाले जंगल के अंदर एक भेड़िया मानव घूम रहा है और उन्हें अभी तक पता ही नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, सब ने इस केस को अपने हाथ में लेने से मना कर दिया, और ये बात ऊपर तक गई, और फाइनली इतने सालों बाद सरकार के कानों में ये बात चली गई। और जब सरकार को ये बात पता चली, तब उन्होंने सीक्रेटली एक ऑपरेशन जारी किया जिसका नाम था ऑपरेशन द ब्लड मून, जिसमें कमांडोस थे, कमांडो देव मलिक, और साथ ही साथ आरव सिंह, और एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर अजय वर्मा। ये तीनों ही बहुत ही खतरनाक और घातक थे अपने आप में। इन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतारा था, और साथ ही साथ दूसरे देशों में जाकर भी काफ़ी कुछ अपने देश के लिए किया था। इन तीनों को उस गांव में भेजा गया, और सबसे पहले इन सभी ने गांव वालों से मिलने का फैसला किया। कमांडो देव मलिक सबसे पहले गांव के अंदर पहुंचे, और उनके पीछे पीछे अजय वर्मा भी पहुंचे, और आरव सिंह भी। आरव सिंह ने सबसे पहले गांव को अच्छी तरह से देखा। वहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था और वो बीड़ी पी रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर आरव ने पूछा, बाबा, कालगांव यही है ना? इसी कालगांव के आसपास ये जो जंगल मौजूद है, इसी में भेड़िया मानव रहता है। उसके बाद वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था, वो ऊपर से नीचे तक सबसे पहले उसने आरव को देखा, उसके बाद अजय को देखा, और उसके बाद देव को देखा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तो अब तुम आए हो उसका शिकार बनने के लिए? उसके बाद आरव ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम शिकार बनने नहीं आए हैं, हम शिकार करने के लिए आए हैं। उसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खांसते हुए कहा, यही बात उस वन विभाग के कर्मचारी ने कही थी कि वो शिकार करने आया है उस हैवान का, उस राक्षस का। लेकिन हुआ क्या, उसकी लाश देखने लायक नहीं बची थी। और अब तुम आए हो, तुम भी वही बात कह रहे हो। पता नहीं तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि उस राक्षस को मारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। समझ जाओ इस बात को, और तुम जो कोई भी हो यहां से चले जाओ। उसके बाद आरव ने कहा, देखिए बाबा, हम सरकार की तरफ से आए हैं और हमें सरकार ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। आप लोग इतने दहशत में जी रहे हैं इतने सालों से, और अब जाकर सरकार को इस बात की खबर जब मिली है तब हमें भेजा गया है। आप चिंता मत करिए, हम उस भेड़िया मानव को ठिकाने लगा कर रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देव ने भी आगे आकर कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबा, हम प्रोफेशनल ट्रेंड कमांडोज हैं, और ये हमारा दोस्त अजय वर्मा एक बहुत ही खतरनाक स्नाइपर। हमसे उस भेड़िया मानव का बचना लगभग इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने खांसते हुए फिर कहा, चलो ठीक है, मुझे तो लगा था कि मैं उस भेड़िया मानव का अंत इस जन्म में तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम जवान लड़कों के अंदर जो मुझे चमक नज़र आ रही है और जो आत्मविश्वास नज़र आ रहा है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैं अपनी आखिरी सांसें गिनने से पहले उस भेड़िया मानव के अंत को देख लूँगा, और मेरा जो जीवन जो उसके खौफ के तले जीने में बीत गया वो खत्म होगा, और मैं अपनी आखिरी सांसें
चैन से जी पाऊंगा। और उसके बाद आरव ने, देव ने और अजय ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां पर एक लड़का जो था वो भी घूम रहा था, जिसकी भी कम उम्र थी, ज़्यादा उम्र का वो नहीं था, वो 22 वर्ष का ही था। उसके बाद अजय ने उसे अपने पास बुलाया। हेलो, हाँ भाई, इधर आओ भाई। उसके बाद वो लड़का वहाँ पर चलता हुआ आया और उसने पूछा, हाँ भैया बोलिए। उस अजय ने कहा, तुम इसी गांव के हो? उस लड़के ने कहा, हाँ मैं इसी गांव का हूँ। क्यों, क्या हुआ? उसके बाद अजय ने कहा, हम सरकार की तरफ से आए हैं, ये हमारे आईडी कार्ड्स हैं और हम यहाँ पर एक ऑपरेशन करना चाहते हैं। ऑपरेशन मतलब यहाँ पर जो भेड़िया मानव घूम रहा है, हम उसे मारने के लिए आए हैं, तो हमें आप सबकी सहायता की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आपको जो कुछ भी उस राक्षस के बारे में पता है वो हमें बताइए। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे और उस प्लान को फॉलो करते हुए उस भेड़िया मानव को ऊपर पहुंचा देंगे। उसके बाद जब ये सारी बातें हुई तब वो जो लड़का था उसने कहा, देखिए साहब, मैं पहले से ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहता। एक तो मेरे माता पिता की तबीयत खराब है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है घर में, और अब मैं क्या आपकी मदद करूं? मुझे तो खुद ही काम नहीं मिल रहा है, रोज इधर से उधर भटकता हूं। एक तो ये गांव हमारी मुसीबत का जंजाल बना हुआ है। इतने साल हो गए, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबके गांवों का विकास हो गया। किसी के गांव में बड़ा हॉस्पिटल बन गया, किसी के गांव में कोई बड़ा स्कूल बन गया, किसी के गांव में कुछ अच्छा हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुई, लेकिन मेरा ये गांव है जो 40 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इस गांव में पैदा होकर मैंने कोई बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है। मैं जा रहा हूं काम ढूंढने के लिए, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। उसके बाद अजय ने उस लड़के को रोकते हुए कहा, तो ऐसी बात है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखता हूं, जो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें करना है, ठीक है? बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा, दिन के 4,000 रुपये चलेंगे। और उसके बाद वो जो लड़का था 22 वर्ष का, उसने कहा, कितने? दिन के कितने? उसके बाद फिर से अजय ने कहा, 4,000। क्यों, क्या हुआ? नहीं कम है क्या? मैं 5,000 भी दे सकता हूं। उसके बाद वो जो लड़का था उसने कहा, नहीं 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 नहीं, ठीक है 5,000 आप पक्का देंगे ना? मजाक तो नहीं कर रहे ना? उसके बाद वो जो अजय था उसने कहा, नहीं, मैं कोई लुटेरा या फिर लफंडर या फिर फ्रॉडिया नहीं हूं जो मैं तुम्हें झूठ बोलूंगा। मैं एक प्रोफेशनल स्नाइपर हूं हमारे देश का, तो मैं झूठ वगैरह नहीं बोलता। मैं जो बोल रहा हूं वही करूंगा। बोलो, तुम्हें काम करना है या फिर नहीं? उसके बाद वो जो लड़का था वो तुरंत मान गया और उन सभी ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हरि बताया। उसके बाद आरव ने कहा, अच्छा हरि, मुझे एक बात बताओ, इस जंगल के बारे में तुम अच्छे से जानते हो? मेरा मतलब है, रात के समय तो नॉर्मल सी बात है, तुम लोग यहाँ जाते नहीं होगे, लेकिन दिन में तो आप लोग यहाँ घूम सकते होंगे ना? उसके बाद उस हरी लाम के लड़के ने कहा, हाँ, इस जंगल का तो मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ, लेकिन 5 बजे के बाद मैं इस जंगल की तरफ देखता भी नहीं हूँ। उसके बाद क्या था, वो सभी उस हरी नाम के लड़के को लेकर जंगल में चले गए और सबने उस हरी से पूछताछ करनी शुरू कर दी। अच्छा हरी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो भेड़िया मानव कहाँ से आता होगा? उसके बाद हरी को सब कुछ पता था, इतने सालों से वो बचपन से ये सही यही सारी बातें सुनता हुआ देखता हुआ आ रहा था, तो इसे काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी। तो जो जो इन्फॉर्मेशन उस हरी नाम के लड़के ने उन सभी कमांडोज और उस अजय वर्मा स्नाइपर को दी, तो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने जो डिवाइसेस थे, कुछ सेंसर, कुछ नाइट विजन कैमरास, सब कुछ उन्होंने उस जंगल में वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। और उनका प्लान था कि वो बाहर रेडी रहेंगे और जैसे ही उन्हें उस भेड़िया मानव की लोकेशन का पता चलेगा, वैसे ही वो उस जंगल में जाकर कॉम्बैक्ट करके उस भेड़िया मानव को मौत के घाट उतार देंगे। उस जंगल में जहाँ जहाँ भी उन सभी को लगा कि यहाँ भेड़िया मानव आ सकता है, यहाँ इस रास्ते से गुजर सकता है, वहाँ पर उन्होंने सेंसर्स और नाइट विजन कैमरास लगा दिए। और इसके बाद में वो सभी गांव में वापस आ गए
और गांव में वापस आने के बाद उन्होंने खाली पड़ा हुआ घर जो था उसे अपना अड्डा बना लिया और वहीं पर उन्होंने अपने सारे गैजेट्स और सामान्स को रख लिया और वहीं पर वो अपनी जो प्लानिंग थी उसे करने लगे। और अब बस इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ रात का। धीरे धीरे रात हो गई और 5 बजते ही हरी अपने घर चला गया और दिन में जितना भी उसने जंगल वगैरह दिखाया था वो सारी इंफॉर्मेशन उन सभी ने कलेक्ट कर ली थी। तो हरी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत अब उन्हें नहीं थी और ना ही वो हरी की जान को खतरे में डाल सकते थे। इसलिए अंधेरा होने के बाद उन्होंने अपने जो वेपन्स थे उन्हें रेडी करना शुरू कर दिया। उनके हेलमेट्स पर बहुत ही खतरनाक नाइट विजन्स कैमरे लगे हुए थे और गन तो एक बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन की एडवांस गन थी जो एक ही राउंड फायर में इतनी ज़्यादा गोलियां फायर करती थी कि कई सारे लोग एक साथ मारे जाएं। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं एक स्पेशल कमांडोज की सब उन्होंने एक्वायर कर ली। और पूरा सूट अप होने के बाद उन्होंने फाइनली अपने नाइट विजन ग्लासेस चढ़ा लिए। उसके बाद अजय वर्मा को वहाँ सबसे ऊंचा जो घर था उसकी छत पर बैठा दिया गया और उसकी गन को सेट वगैरह कर दिया गया और ख़ास इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि अगर वो भेड़िया मानव लड़ाई से बचकर गांव की तरफ आए तो तुरंत उसे शूट कर दिया जाए। उसके बाद 360 एंगल्स में उस स्नाइपर ने पूरी जो जांच पड़ताल थी वो करी और पोजीशन लेकर वो बैठ गया। उसके बाद अजय वर्मा पूरी तरह से अपनी पोजीशन ले चुका था। उसके बाद कमांडो आरव और कमांडो देव की बारी थी तैयार होकर नीचे पहुंचने की। आरव और देव जब उस जंगल के अंदर जा रहे थे तभी उन्होंने उस भेड़िया मानव की जो आवाज़ थी उसे सुन लिया और आवाज़ सुनते ही देव और आरव ने अजय को साइन दिया और अजय रेडी था कभी भी उस भेड़िया मानव को अपना निशाना बनाकर शूट करने के लिए। उनके एक डिवाइस में वाइब्रेशन होने लगी और उन्होंने उस डिवाइस को ओपन करके देखा। वो डिवाइस एक स्क्रीन जैसा स्मार्टफोन था जिसके अंदर उन्होंने जितने भी सेंसर्स और नाइट विजन कैमरा लगाए थे जंगल में उनकी लाइव स्क्रीनिंग हो रही थी और इसलिए उन्होंने जैसे ही उस स्क्रीन को ओपन करके देखा तो उन्हें उस भेड़िया मानव की लोकेशन का पता चल गया और उस लोकेशन पर वो जैसे ही पहुंचे तो वो जो भेड़िया मानव था वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और उसके बाद जब उन्होंने उस पेड़ के नीचे उस भेड़िया मानव को बैठा हुआ देखा तो वो दोनों ऊपर से नीचे तक दहल गए क्योंकि उन्होंने पहली बार इतना भयानक और डरावना कोई जीव देखा था। उस भेड़िया मानव ने उन दोनों कमांडोज के ऊपर नजर डाली और वो पागलों की तरह हंसने लगा। उस भेड़िया मानव की हंसी को देखकर आरव और देव कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने लगातार फायरिंग जो थी वो करना शुरू कर दी और कई सारी गोलियां जो थी वो उस भेड़िया मानव के सीने में जाकर उतर गई। और जैसे ही उस भेड़िया मानव को गोलियां लगनी शुरू हुई तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कई राउंड फायरिंग के बाद उसका जो शरीर था वो गोलियों से छल्ली हो गया था और उसके खून से वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो पेड़ भी सन गया था, लेकिन वो भेड़िया मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिरी में उस भेड़िया मानव ने कहा, सिर्फ तुम्हारे पास ही क्या, तुम्हारी पूरी सेना के पास जितनी गोलियां हो तुम सारी गोलियां मुझ पर आजमा लो, मैं नहीं मरूंगा। आरव और देव दोनों ही एक बार के लिए सन रह गए कि ये भेड़िया मानव इंसानों की तरह बात भी कर सकता है और उनकी जो गन्स थी वो उसी पर पॉइंट रही। उसके बाद काफ़ी गोलियां बर्बाद करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि उस भेड़िया मानव को ऐसे मारा नहीं जा सकता। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने कहा, क्या हुआ, गोलियां खत्म हो गई क्या? बताओ,
गोलियां खत्म हो गई या फिर तुमने हार मान ली? और अगर तुमने हार मान ली तो बताओ, पहले किसे खाऊं, तुम्हें या फिर इसे? उसके बाद आरव ने एक ही बात पूछी, कौन हो तुम? और तुम इंसानों जैसे बात कैसे कर सकते हो? उसके बाद उस भेड़िया मानव ने उसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे, जब वो खून से सना हुआ था, तभी उसने कहा, मैं कौन हूं? मैं तो अब एक राक्षस बन चुका हूं जो जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस खाता है। अगर मुझे इंसानी मांस ना मिले तो मेरी शक्तियां कम होने लगती हैं। काफी सालों पहले, आज से 500 सालों पहले, ये जितनी भी जगह है, मैं यहाँ का राजा हुआ करता था। और इस जंगल में एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऋषि की कुटिया हुआ करती थी। मुझे यहाँ इस जंगल में बहुत ज्यादा सुकून मिलता था और मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर अपने लिए एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनवाऊं। और इसी वजह से जब मेरे सैनिकों ने गांव में ये बात पहुंचवाई और उस ऋषि मुनि के पास में गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जंगल को जैसा है वैसा ही रहने दूं। लेकिन मैं तो था राजा, मुझे अपनी सेहत बहुत ज्यादा प्यारी थी। गांव वालों ने उस ऋषि मुनि का पक्ष लिया और ये बात मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा गई। और मैंने अपने सैनिकों से कहकर पूरे गांव के लोगों को ही मरवा दिया और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया था उन्हीं को जिंदा छोड़ा। उसके बाद उस ऋषि मुनि को भी मैंने मरवा दिया, लेकिन मरते मरते उसने मुझे श्राप दिया कि मैं अमावस्या की रात में एक आदमखोर भेड़ियों मानव बन जाऊंगा और हमेशा के लिए इस जंगल में फंस कर रह जाऊंगा। और अभी तक मैं इसी पाप को भोग रहा हूं, मुझे मारा नहीं जा सकता। उसके बाद वो भेड़िया मानव अचानक से हंसने लगा और उसके हंसते हंसते के साथ ही उसके शरीर में जितने भी गोली के जख्म थे, जितना भी उसका शरीर गोलियों से छल्ली हुआ था, वो सारे जख्म धीरे धीरे करके गायब होने लगे और वो ऐसे ठीक होने लगा जैसे उसे कोई खरोच ही ना आई हो। और वो ठीक होने के बाद खड़ा हुआ और उसने आरव और उस देव की तरफ अपने भारी भारी कदम जो थे उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद आरव ने तुरंत एक स्मोक ग्रेनेड निकाला और उस भेड़िया मानव की तरफ फेंका, जिसके कारण वहां पर हर तरफ चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। और उसी धुएं का फायदा उठाकर आरव और देव वहां से भाग निकले। धुआं छटने के बाद उस भेड़िया मानव ने जब सामने की ओर देखा तो दोनों ही कमांडोज वहां पर नहीं थे और वो फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। और हंसते हंसते उसने उन दोनों का पता लगाने के लिए अपनी नाक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आरव और देव उस जंगल के बहुत ही गहरे इलाके में पहुंच गए। वहां पर बहुत ही घने घने पेड़ जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने 2 पेड़ों को चुना और उस पेड़ पर वो चढ़ गए और उन्होंने अपने आप को उन पेड़ों की शाखाओं में छुपा लिया। और उसके बाद इंतजार करने लगे उस भेड़िया मानव के उधर आने का। धीरे धीरे समय बीता और उन दोनों की स्मेल जो थी उसे फील करते हुए वो भेड़िया मानव वहां तक पहुंच गया। और स्मेल लेते लेते वो उन्हीं पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां वो दोनों छुपे हुए थे। और जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे आया तो उन दोनों ने 3-4 ग्रेनेड जो थे वो पिन खींचकर उस भेड़िया मानव के ऊपर फेंक दिए और
काफ़ी भयानक जो एक्सप्लोजन था वो वहाँ पर हुआ, और उस एक्सप्लोजन की साउंड वेव से वो दोनों भी पेड़ से नीचे गिर गए। लेकिन वो जो भेड़िया मानव था वो पूरा जलकर झुलस गया था। धुआं छटने के बाद देव और आरव ने देखा कि वो जो भेड़िया मानव था उसका पूरे जो शरीर था वो झुलस गया था और वो एकदम बेजान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाद वो दोनों उस भेड़िया मानव के पास आए और उन्होंने अपनी गन से उसको हिलाने की कोशिश करी कि उसमें जान बची है या फिर नहीं। 2-3 बार जब उन्होंने कोशिश करी तो उस भेड़िया मानव के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई, और उन दोनों को लगा कि फाइनली उन्होंने उस भेड़िया मानव को मार दिया है। उसके बाद उन दोनों ने आसमान की ओर देखा और चैन की सांस ली। पेड़ से गिरने की वजह से थोड़ी बहुत चोट तो उन्हें भी लगी थी, लेकिन वो कमांडोज थे और उन्होंने चोट सहने का पूरा कोर्स जो था वो किया हुआ था, इसलिए उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन दोनों ने वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन वो इतनी जल्दी वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। वो उस भेड़िया मानव की लाश को वहाँ से लेकर बाहर की ओर जाना चाहते थे। उन दोनों ने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से अजय को कॉल किया और अजय अभी भी छत पर अपनी पोजीशन लेकर रेडी था, और कॉल आते ही अजय ने बात करनी शुरू की। हेलो, हाँ क्या हुआ? उसके बाद सामने से आवाज़ आई, हमने भेड़िया मानव को मार दिया है अजय, तुम जल्दी से एक कार जो है वो लेकर आ जाओ, हमारी कार लेकर आना जिसमें हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद क्या था, अजय तुरंत नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद में उसने अपनी जो कार थी उसे चालू किया। तभी उसके पास फिर से फ़ोन आया और इस बार अजय को कहा गया कि एक बहुत ही मोटी और मजबूत रस्सी जो है वो लेकर आए। उसके बाद उसने गांव वालों से पूछा कि आखिर रस्सी किसके पास है, तो गांव में एक घर था जिसके पास एक बहुत ही मोटी और मजबूत रस्सी थी। उस रस्सी को कार में रखकर अजय कार को लेकर जंगल के जितने अंदर जा सकता था उतना अंदर पहुंचा, और उसके बाद अजय ने अपने डिवाइसेस की मदद से अपने जो साथी कमांडोज थे आरव और देव, उनकी लोकेशन पता करी और कार से उतर गया। वो मोटी रस्सी लेकर वहां उस लोकेशन की तरफ भागा और काफ़ी देर भागने के बाद अजय वहां पर पहुंच गया। उसने भी उस भेड़िया मानव की लाश को देखा। उसकी लाश में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उस भेड़िया मानव का खात्मा हो गया था। उसके बाद अजय ने कहा, तुम दोनों ने इस भेड़िया मानव को मार दिया, इसका साइज तो देखो, ऐसा लग रहा है कि ये एक ही घोंसे में धरती फाड़ सकता है। मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को। उसके बाद अजय और देव आपस में बात करने लगे और आरव ने कहा, हमारे पास ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, यहाँ से कार कितनी दूर है? उससे अजय ने कहा, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर दूर होगी। उसके बाद आरव ने कहा, एक काम करो, तुम इस रस्सी से इस भेड़िया मानव का जो पैर है उसे बांध दो, हम इसे खींचते हुए वहाँ तक लेकर जाते हैं और वहाँ से इसे कार से खींचते हुए गांव तक लेकर जाएंगे। जब हम इसे गांव वालों को मरा हुआ दिखाएंगे तब जाकर गांव वाले जो इतने सालों से दहशत में जी रहे हैं उनकी जो दहशत है वो खत्म हो पाएगी और उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमने इस भेड़िया मानव को मार दिया है, वरना हमारे काम पर हमेशा उंगली उठाई जाएगी। उसके बाद क्या था, अजय और देव ने ऐसा ही किया। आरव की बात मानकर उन्होंने उस भेड़िया मानव की जो लाश थी उसके पैर पर रस्सी को मजबूती से बांध दिया और वो तीनों मिलकर उस भेड़िया मानव का जो शरीर था जो कई 100 किलो का था उसे वहाँ से खींचते हुए उस कार तक ले गए। उसके बाद उन्होंने उस कार के पीछे रस्सी को जो था वो बांध दिया और वो कार जो थी वो फुल स्पीड में गांव तक पहुंची। जब वो गांव में पहुंच गए तब उन्होंने गांव वालों को चीखते हुए पुकारते हुए बुलाया और फाइनली जो गांव वाले थे वो उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए और उन्होंने उस भेड़िया मानव की लाश देखी तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और आरव ने उन्हें शांत किया। उसके बाद अजय ने कहा, देखिए, आप इतने सालों से जिस राक्षस की दहशत में जी रहे थे
वो राक्षस यहाँ है, मरा हुआ है, और अब ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आप पूरी तरह से सेफ हैं, अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं और आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बाकी गांवों की तरह आपके गांव का भी विकास होगा, आप भी तरक्की करेंगे और आपके बच्चे एक सुखद जीवन जिएंगे। उसके बाद जब गांव वालों को पता चला कि वो भेड़िया मानव मर चुका है, ये सिर्फ उसकी लाश है, तब जाकर वो शांत हुए और गांव वाले धीरे धीरे उस भेड़िया मानव के पास आने लगे। वहां पर देखते ही देखते गांव वालों का झुंड जो था वो इकट्ठा हो गया और वो भेड़िया मानव बस मरा हुआ था, उसे सब देख रहे थे। वो बूढ़ा आदमी भी उधर आया जो सबसे पहले आरव, देव को और अजय को वहां मिला था। उस बूढ़े आदमी ने उस भेड़िया मानव के मुंह पर अपनी जो बीड़ी थी उसका धुआं मारते हुए कहा, ये है वो राक्षस जिसके कारण हमारे गांव वाले इतने साल दहशत में रहे। इस राक्षस की वजह से हम कभी चैन से जी नहीं पाए। और उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उस भेड़िया मानव के मुंह पर लात मारने के लिए अपनी पैर जो था उसे उठाया, और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा जो गांव था उसमें हड़कंप मच गया। उस भेड़िया मानव ने उस बूढ़े आदमी का पैर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, और उसके बाद उसने अपने पैर में जो बंधी हुई रस्सी थी उसे ऐसे तोड़ा जैसे वो रस्सी रेशम की बनी हो। और उसके बाद उसने दहाड़ लगाई और उसने एक साथ न जाने कितने दर्जन लोगों को पकड़ा और उन्हें अपने जबड़े के बीच में फंसाकर उनके खून से उस पूरी ज़मीन को रंग दिया। और जितने भी बचे खुचे लोग थे वो इधर उधर पागलों की तरह भागने लगे, और वो जो कमांडोज थे वो भी दहशत में आ गए। उन्होंने मिलकर तुरंत फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी, और फायरिंग में वो जो भेड़िया मानव था उसे तो 2-3 गोलियां ही लगी, लेकिन गांव वाले जो थे उन्हें कई सारी गोलियां लग गई, और गांव वालों का जो लाशों का ढेर था वो वहां पर जमा हो गया। अजय तुरंत भागता हुआ उसी छत पर गया जहां पर उसने अपनी गन को सेट कर रखा था, और उसने तुरंत उस भेड़िया मानव पर एम जो था वो लॉक किया और तुरंत शूट किया। लेकिन उस स्नाइपर गन की जो गोलियां थी वो भी उस भेड़िया मानव पर बेअसर थी। अजय उस पर एक गोली मारता तो कुछ ही देर में उसका जो शरीर था भेड़िया मानव का वो अपने आप खुद को ठीक कर लेता। और जब अजय की गोलियों से वो भेड़िया मानव परेशान हो गया तब उसने अजय को घूरते हुए देखा और एक ही छलांग लगाई, और वो एक ही छलांग में तकरीबन 500 मीटर दूर अजय के पास आ गया। और जैसे ही वो छत पर लैंड हुआ उसने अजय के सर पर अपने एक पंजे का जोरदार वार किया, जिससे अजय का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया और उसके धड़ से खून जो था वो पिचकारी की तरह निकलने लगा, और उसका बेजान धड़ सीधा छत से नीचे गिर गया और सर न जाने कहाँ जाकर ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने एक एक घर में घुसकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और अजय मारा गया। आरव कुछ कर नहीं पा रहा था और देव तो डर के मारे एक जगह छुपकर बैठ गया था। इतनी ज़्यादा दहशत कभी भी उस भेड़िया मानव की नहीं हुई थी जितनी दहशत उसने सिर्फ एक ही रात में उस पूरे गांव में मचा दी। जब वहां पर लाशों का ढेर फैल गया तब उस भेड़िया मानव ने एक एक करके घूम घूम कर सभी लाशों को खाना शुरू कर दिया, और ये सब वो बचे खुचे गांव वालों के सामने ही कर रहा था। वो कभी किसी गांव वाले का सर उखाड़ कर खा लेता, तो कभी किसी के पेट की अतड़ियाँ फाड़ कर अतड़ियों को खा लेता, और कभी पूरे के पूरे आदमी को वो निगल जाता। आरव भी ये सब देख रहा था, देव भी छुपकर देख रहा था, और अजय तो इस दुनिया से जा चुका था। उसके बाद वहां पर जितनी भी लाशें मौजूद थी सभी लाशों को खाने के बाद वो भेड़िया मानव आसमान की ओर देखते हुए हंसता हुआ
जंगल के अंदर वापस चला गया और उसने जाते जाते कहा, जो कुछ भी हुआ है, आज मैं जितना खुश हुआ हूँ, जितना मेरा पेट भरा है, पहले कभी नहीं भरा था। ये सब इन नए लड़कों की वजह से हुआ है। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तीसरे को तो मैं मार के खा चुका हूँ। और यही बात बोलकर हंसता हुआ वो भेड़िया मानव अपने दांत से मांस के टुकड़े निकालकर फेंकता हुआ जंगल के अंदर चला गया। उसके बाद सुबह होते ही गांव वालों में रोने धोने और चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो सुनाई देने लगी। आधा जो लगभग गांव था वो उजड़ चुका था। इतने सारे लोगों की मौतें हो चुकी थी और हर कोई उन्हीं कमांडोज को दोष दिए जा रहा था। उसके बाद उन कमांडोज ने भी ये बात मान ली कि उस शराब के कारण उस भेड़िया मानव को नहीं मारा जा सकता, और इसलिए उन्होंने सरकार से बात करके जितने भी बचे खुचे लोग थे सबको अच्छा खासा पैसा दिया गया और उन पैसों से उन्हें एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए कहा गया। उसके बाद सभी गांव वाले, जो 2-3 घर बचा भी था वहाँ पर, वो भी उस घर को छोड़कर कहीं और निकल गए अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। और वो जो आरव था और देव थे, उन दोनों को इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो गया था कि उन्होंने अपना जो कमांडो का काम था उससे ब्रेक ले लिया और वो भी निकल गए अपने दिमाग को शांत करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वो उनकी गलती के कारण ही हुआ था। जब वो पूरा गांव खाली हो गया तब उस इलाके में जाना बैन कर दिया गया। सरकार ने वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तारें जो थी वो लगा दी ताकि कोई गलती से भी वहाँ पर जा ना पाए। और कहते हैं कि आज भी वो भेड़िया मानव उसी जंगल में रहता है और अपनी भूख मिटाने के लिए किसी ना किसी का इंतज़ार करता रहता है। तो बताइए, क्या आप उस जंगल में जाएंगे?